क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021 और हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियाई और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जो कि होगा लास्ट लेक्चर न्यूक्लियाई का। आज न्यूक्लियाई के लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं। पहले मैं न्यूक्लियर फिजन के भी एक दो सवाल और कराऊंगा, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। बहुत ही बेसिक सवाल आए हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में और न्यूक्लियर फिजन में। मैं आपको काफ़ी एक्सटेंसिव थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर से सवाल नहीं मिल सकता है। मॉडर्न पूरा का पूरा मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। मॉडर्न का काफ़ी बड़ा वेटेज भी है नीट के अंदर, जो मैं कई बार बता चुका हूँ और इसीलिए मॉडर्न काफ़ी डिटेल में चला है। इसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन भी आज हम लोग काफ़ी डिटेल में लेके जाएंगे, सारी बातें पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस देखेंगे काफ़ी बाहर से ही अभी भी आ रखे हैं। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला और यह है आपका सिलेक्शन वाला बैच यकीन। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि न्यूक्लियाई करने के बाद हम करेंगे एक डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस एंड देन इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं। तो अपने कुछ 3 से 4 लेक्चर वहां पे बचे होंगे मेरे ख्याल से, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यकीन में लेवल अप सीरीज। अब वो यकीन में भी कर सकते हैं, अपन यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे करेंगे तो यकीन में उसके वीडियोस रहेंगे। सो वो अभी हम लोग को प्लान आउट करना है। लेवल अप सीरीज के अंदर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ लेवल अप क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए वो नीट के लेवल पे थे या नीट के लेवल से एक लेवल ऊपर थे। अब की बात 2 लेवल ऊपर चले जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बूस्टअप हो। आप कहीं भी हो बैकलॉग में, आप बैकलॉग में कहीं भी पढ़ रहे हो, मतलब आप हो सकता हो बैकलॉग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे हो, आप ऑल्टरनेटिंग करंट पे हो, या हो सकता हो और पीछे बैकलॉग में हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हो, या इवन हो सकता हो आप वेव्स एसएचएम पे हो। सभी के लिए वो सीरीज बेनिफिशियल होगी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम काइनामेटिक्स, आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। वहां से मैं एक लेक्चर लूंगा। हफ्ते के 2 ही लेक्चर होंगे और एक चैप्टर पे एक ही लेक्चर, 2 लेक्चर से ज़्यादा नहीं होंगे। हफ्ते के 2 ही लेक्चर आएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे उसके अंदर, और बीच बीच में LOIC भी चलाएंगे, लेफ्ट ओवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जो अभी तक नीट में नहीं पूछे गए हैं बट पूछने के चांसेस हों, जो पहले हम लोग ने स्पीड में सिलेबस गेयर अप करने के चक्कर में, क्योंकि नीट का एग्जाम पहले मई में होना था तो उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल को फॉलो कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा तेज चल रहे थे। तो लेफ्ट ओवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे। मतलब फिजिक्स में यार तुमको एकदम धूम धड़ाका बनाएंगे। मेरे ख्याल से तुम्हारी फिजिक्स ऑलरेडी धूम धड़ाका होगी अगर तुमने यकीन के सारे वीडियोस देखे हैं। अगर तुमने यकीन के सारे वीडियोस देखे हैं आज के वीडियो तक, न्यूक्लियाई का लास्ट लेक्चर है, तो आई होप आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो चुकी होगी। इन्हीं वीडियोस को आप 2 बार देखो, इनके नोट्स को पढ़ो। मैंने वीडियो देखना तो मतलब सेकंड ऑप्शन है, पहले इनके नोट्स को पढ़ो। जहां जहां आपको प्रॉब्लम आए उन वीडियोस को फिर से चलाओ, आप DPPs को फिर से बनाओ। पहले इन चीज़ों को स्ट्रांग करो, अपने टेस्ट दो। यकीन के जो पुराने टेस्ट बचे हैं, जी हाँ आप ही के यकीन के जो पुराने टेस्ट बचे हैं बच्चों, पहले उसको दो। उसके बाद आपकी जो नीट की टेस्ट सीरीज चल रही है उसको दो। तो अपने टेस्ट दो, अपने लेक्चर्स के नोट्स देखो, अपने DPP सॉल्व करो और उसके बाद लेवल अप को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स आदित्य आनंद सर ने कंप्लीट कर दिया है, 10 वीडियोस के अंदर कंप्लीट किया है। सो देयर कैन नॉट बी एनी कंप्लेंट्स कि कोई टॉपिक छूट गया है या ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। और सेमीकंडक्टर्स को लेके मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट देख ली हैं कि आप क्यों नहीं कराते हो सेमीकंडक्टर्स। सो देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट कि मैं क्यों नहीं कराता हूँ। मैंने 3 साल से नहीं पढ़ाया। सो आई विल ट्राई इफ़ पॉसिबल टू कवर इट बिफोर नीट। बाकी इसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन करेंगे और लेवल अप पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। काफ़ी सारी बातें हो गई हैं तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजन से ही एक बार फिर से। बट आज का जो गोल है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। आज फ्यूजन को डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन का एक बार कॉन्सेप्ट पुराना फिर से याद करते हैं। अगर आपको याद हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर का जो कर्व था वो कुछ यूं जाकर यूं एक सेकेंड, वो कुछ, हाँ ये हैंग कर गया था, वो कुछ यहाँ से यूं जाकर कुछ यूं और यूं बनता था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व क्या होता था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ती थी, उसके बाद यहाँ पे आके मैक्सिमा होता था। कहाँ पे? आयरन पे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर लगातार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिरती जाती थी और लास्ट में हम लोग पहुंच जाते थे कहाँ? यूरेनियम पे। यूरेनियम 235 238 पे पहुंच जाते थे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहाँ चली जाती थी? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगर आपको याद हो न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता था कि यहाँ कोई हैवी न्यूक्लियस होगा यूरेनियम टाइप का और वो ब्रेक करेगा 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, है ना। फिर हमने बोला था कि इसको हम क्या बोल दें? एक्स बोल दें। इसको हम क्या बोल दें? वाई और जेड बोल दें। देखो बेसिक सवाल नीट में यहीं से आ रहे हैं बार बार। इसको x बोल दें, इसको y और z बोल दें।
तो न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या होता है बेटा, एक हैवी न्यूक्लियस एक्स ब्रेक होता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई वाई और जेड में, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, वाई और जेड कंपेरेबल मासेस के होते हैं। बेसिकली हमने यूरेनियम का फ्यूजन देखा था, किससे देखा था यूरेनियम का फ्यूजन, हमने थर्मल न्यूट्रॉन से देखा था। किसमें टूटा था, हमने किसमें तोड़ा था, बेरियम और क्रिप्टन में तोड़ा था। और हमने बताया था कि और भी ढेर सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन सकते हैं जिसका एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन बताना पॉसिबल नहीं है। जितना टोटल मास नंबर इस तरफ उतना इस तरफ, जितना टोटल एटॉमिक नंबर इस तरफ उतना इस तरफ, है ना। हमने एक बेसिक इक्वेशन ली थी जिसमें 3 न्यूट्रॉन और निकलते थे, फिर पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपको इन डिटेल बताया था। तो उस वहां से सवाल नहीं आया, पर उसको अच्छे से करके जाना आ सकता है, सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। और मॉडर्न का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आते हैं न्यूक्लियर फिजन पे, एक्स से बना वाई और जेड। अब यहाँ पे 2-3 सवाल आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि ये रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक। सभी को पता है ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो सवाल ये आता है कि एनर्जी रिलीज क्यों हुई। तो सभी लोग समझते हैं कि यहां से यहां जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा बेटा, कुछ मास क्या करेगा, डिसअपियर कर जाता है। कुछ मास क्या कर जाता है, डिसअपियर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं, डेल्टा एम। मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे बेटा, यहां से यहां जाते वक्त मास क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, भाई बताओ, बढ़ता है कि घटता है, घट जाता है। और वही मास किस फॉर्म में हमें दिखता है, इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि यूरेनियम के एक न्यूक्लियस के फिजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही थी। शायद 216 आई थी, हमने अप्रॉक्स 200 ले लिया था। तो एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां से आई बेटा, ये एनर्जी कहां से आई, क्योंकि कुछ मास डिसअपियर हुआ, कुछ मास का डिफेक्ट हुआ। तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ जेड। ये हो गया अपना मास डिफेक्ट। और जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों यहां पे, जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना। जो मास डिफेक्ट है मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। इसका शॉर्टकट भी सबको पता है कि डेल्टा एम को AMU में ले लो और क्या लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना शॉर्टकट। डेल्टा एम को AMU में मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा। तो ये पूरी कहानी थी। यहां से यहां मास कम हुआ, कुछ मास का डिफेक्ट हुआ, और वही मास का डिफेक्ट आपको किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में दिखा। एनर्जी निकालने का एक तरीका आपको और बताया गया था कि एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला है सिंपल, माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो हम क्या करते थे, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की लेते थे माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की। अगर इसको मैं बाइंडिंग एनर्जी लिख दूं तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी लेते थे, अगर आपको याद हो, बाइंडिंग एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट्स की, माइनस बाइंडिंग एनर्जी किसकी बच्चों, रिएक्टेंट्स की। क्लियर है सबको यहां तक? इतनी बातें हमारी हो चुकी है न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। सारी कहानी क्लियर है। मास डिसअपियर हुआ, मास डिफेक्ट, इधर से इधर मास कम हो रहा है, यहाँ का मास माइनस यहाँ का मास, वही एनर्जी बन गया डेल्टा एम सी स्क्वायर। शॉर्टकट में डेल्टा एम इन AMU इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टोटल एनर्जी क्या होती थी, जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, इसको Q भी बोलते थे हम लोग, यहाँ पे Q ही लिख लेते हैं इनफैक्ट, सॉरी। इसको आप अगर याद हो तो Q के फॉर्म में लिखा होता था, यहाँ पे एनर्जी निकलती थी Q, है ना। तो वो एनर्जी Q कैसे गिवन होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, E ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस E ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसी के ऊपर 1-2 सवाल और करते हैं आज की क्लास में। 2005 का ये सवाल क्या है, फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम डिक्रीजेज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर्स। बताइएगा क्या सही है। फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम decreases with mass number at low mass numbers, increases with mass number at low mass number, decreases with mass number at high mass numbers, increases with mass number at high mass numbers। तो अगर आपको ये कर्व याद हो, अब तो दिमाग में बस भी गया होगा, पहली बार नया लग रहा था। यहाँ पे क्या लेते हैं, मास नंबर लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये कर्व कैसा बनता है बच्चों, शुरुआत में कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये यूं बनता है कर्व, है ना कुछ। तो
तो अगर आप ध्यान से देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की क्या कहानी है, डिक्रीजेस विथ मास नंबर एट लो मास नंबर्स। हाँ बात तो सही है, लो मास नंबर पे बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है, बाइंडिंग एनर्जी है ना, बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन देम डिक्रीजेस विथ मास नंबर एट लो मास नंबर्स। भाई बात तो ये सही लग रही है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, डिक्रीज करती है मास नंबर के साथ लो मास नंबर्स पे। बट बेटा ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल, फिजन की बात कर रहा है। तो बच्चा फिजन तो यहां होता है हाई मास नंबर पे, तो इसका लो मास नंबर से क्या ही लेना देना होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। फिजन का प्रोसेस तो यहां पे होता है हाई मास नंबर्स पे, है ना। ये रीजन सही हो सकता है किसके लिए, फ्यूजन के लिए, बट फिजन की कहानी तो उधर है। तो ये बात तो सही है बट ये एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेस विथ मास नंबर एट लो मास नंबर, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहाँ इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है एट लो मास नंबर। डिक्रीजेस विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर्स, बात सही है। हाई मास नंबर पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये बात भी सही है। इंक्रीजेस विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर, ये बात तो गलत है। तो बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है। पहली बात है डिक्रीजेस विथ मास नंबर एट लो मास नंबर, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज करती है मास नंबर के साथ लो मास नंबर पे। और सी भी सही है, डिक्रीजेस विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर। सवाल किसके लिए है कि फिजन क्यों पॉसिबल है, तो बेटा फिजन का रीजन क्या होगा, ये तो दिस विल बी एप्रोप्रिएट आंसर। अपने को एप्रोप्रिएट आंसर मानना होता है, तो एप्रोप्रिएट आंसर ये है, ये भी करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, बट ये इसका आंसर नहीं है, करेक्ट बट नॉट आंसर, गलत नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। पहले इसमें से सवाल आते थे ना असर्शन रीजन वाले, है ना। तो ये सही तो है बट इसका रीजन ये होगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीजेस विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर। नेक्स्ट बेटा 2005 में एक और सवाल आया है न्यूक्लियाई का। क्या सवाल है, इन एनी फिजन प्रोसेस, कोई भी फिजन प्रोसेस हो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज, है ना। तो ये पेरेंट न्यूक्लियस हो गया x और ये y प्लस z, है ना। द मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट यानी इसका मास, ये मास ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, और अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, ये मास ऑफ पेरेंट हो गया। तो बेटा क्या लगता है मास ऑफ पेरेंट क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट से क्या होगा बेटा, इधर से इधर जाते वक्त क्या होता है, मास डिसअपियर होता है, और वही आपको किस फॉर्म में दिखता है, एनर्जी के फॉर्म में। सो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, है ना। मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा, लेस देन मास ऑफ पेरेंट। तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट्स छोटा होगा और मास ऑफ पेरेंट बड़ा होगा, तभी तो बेटा मास डिसअपियर किया। तो अगर मैं इसको इधर लेके आया तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1। सो मास ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, लेस देन 1, है ना। लॉजिकल भी है कि जो प्रोडक्ट्स का मास होगा वो क्या होगा, पेरेंट न्यूक्लियस से कम होगा, तभी तो मास डिसअपियर किया है ना, इधर से इधर। तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स, फिजन प्रोडक्ट्स विल बी लेस देन मास ऑफ पेरेंट, सो लेस देन 1 आ जाएगा, है ना। ये छोटा होगा, ये बड़ा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन पे हम आ गए। चलो आज का टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बेटा, दो बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई, दो छोटे छोटे नहीं, दो बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। ऐसे बनेगा ये है। अब न्यूक्लियर अगर हम फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन इस तरफ होगा, लो मास नंबर के साइड, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया, मैंने कहा था रफली ऐसे ही बनता है ना। एग्जैक्ट ग्राफ तो मैंने आपको बना के दिखाया था, अप्रॉक्सीमेट ग्राफ इसका कुछ यूं ही बनेगा। तो जो फ्यूजन का प्रोसेस है बेटा वो यहां होता है लो मास नंबर्स में। क्या होता है बेटा, इधर देखो आप, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घट रही है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घटना अच्छी बात नहीं है। ये कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो दो छोटे छोटे अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर कम कम है, दो छोटे छोटे अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर कम है, कंबाइन करके क्या बना देंगे बेटा, एक
बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, जिनका एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन दोनों से ज़्यादा है। दिख रहा है? इधर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मास नंबर बढ़ता जाएगा ना। तो एक छोटा न्यूक्लियाई लिया, दूसरा भी छोटा लिया, और दोनों छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन किया तो एक बड़ा न्यूक्लियाई बना जिसका मास नंबर ज़्यादा है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ उसी तरह से कि ये X, यहाँ पे ABC कर लेते हैं ना, ये मान लो A हो गया, ये मान लो B हो गया, और ये मान लो C हो गया। वैसे आपके सिलेबस में दो ही फिजन के रिएक्शन बार बार दिखेंगे आपको। एक आपको दिखता है प्रोटियम का, और एक आपको दिखता है ड्यूटेरियम का। तो मान लो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई क्यों बना रहे हैं, रीजन ये भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा न्यूक्लियाई बना, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ गई। इधर ऐसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती है, इधर ऐसे। तो जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो दो छोटे छोटे में टूटते हैं, और जो बहुत लाइट होते हैं वो कंबाइन करके बड़ा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, स्टेबिलिटी है। तो इधर से जब जुड़ के एक बना, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा हमने। तो हम बोल सकते हैं दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई A प्लस B क्या देते हैं हमको, C देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मास नंबर करीब करीब बराबर होता है, और इसका मास नंबर करीब करीब इनके डबल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज़ बच्चों क्या होगा कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है, इसका मतलब इधर से इधर जाते वक्त क्या होगा, मास डिसअपीयर करेगा। सो वेदर इट्स न्यूक्लियर फिजन और इट्स न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों में ही बच्चों प्रोडक्ट्स का मास जो होता है वो रिएक्टेंट से कम होता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इधर से इधर जाते वक्त बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है। ठीक है, वहाँ पे भी ये था। हम लोग फिजन की बात करें, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या हो रहा है, देखो इधर से इधर जाते वक्त भी क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है। तो चाहे फिजन का रिएक्शन हो चाहे फ्यूजन का रिएक्शन हो, चाहे फिजन का रिएक्शन हो चाहे फ्यूजन का रिएक्शन हो, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी कहां से आएगी, मास डिफेक्ट से आएगी। तो चाहे फिजन हो, फिजन में भी क्या हुआ, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। स्टेबिलिटी कब आएगा, जब एनर्जी रिलीज होगी, है ना। जब एनर्जी रिलीज होगी तभी तो स्टेबिलिटी। तो आप इधर से इधर जब जा रहे हो, है ना, बहुत हैवी जो न्यूक्लियस है वो टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना रहा है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है। तो इधर से इधर जाते वक्त क्या होगा, मास डिसअपीयर होगा और वही एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। सेम चीज़ बेटा यहाँ पे देखनी है आपको फ्यूजन के अंदर। यहाँ पे इधर से इधर जाते वक्त क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है, यानी यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, मास डिसअपीयर होगा और यही क्या बन जाएगा, मास डिफेक्ट बन जाएगा। मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट यानी Ma प्लस Mb माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। सही है, Ma प्लस Mb माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। बेटा एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे अपने पास फिजन हो चाहे अपने पास फ्यूजन हो, दोनों कैसे रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। दोनों ही केस में स्टेबिलिटी मिल रही है और जहां पे भी स्टेबिलिटी मिलती है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो याद रखेंगे कि चाहे फिजन का रिएक्शन दिया हो वहां पे भी एनर्जी रिलीज होनी है, तो मास डिसअपीयर होगा, प्रोडक्ट्स का मास रिएक्टेंट से कम होगा। और चाहे फ्यूजन का रिएक्शन हो, यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी एनर्जी रिलीज होगी, ये भी एक्सोथर्मिक, यानी यहाँ से यहाँ मास डिसअपीयर करेगा। मास डिफेक्ट, इधर का मास माइनस उधर का मास। और बेटा टोटल एनर्जी अगर हम लोग बोलें कि क्यों निकली है ना, क्यों नहीं निकली, मतलब क्यों एनर्जी क्यों निकली है, तो बेटा क्यों क्या हो जाएगी, यहाँ पे बताओ, क्यों क्या हो जाएगी, सेम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बाइंडिंग एनर्जी लिख लें, बाइंडिंग एनर्जी लिख सकते हैं, क्यों क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेड। तो ये कहानी सेम रहेगी चाहे फिजन का रिएक्शन हो
चाहे फ्यूजन का। दोनों ही रिएक्शन बेटा कैसे होते हैं आपको याद रखना है, न्यूक्लियर फिजन हो या फ्यूजन हो कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए हो रहे हैं। दोनों ही केसेस में एनर्जी रिलीज होती है, मास डिसअपियर होता है, एक्सोथर्मिक। और ये भी कैसा होगा, फ्यूजन भी एक्सोथर्मिक। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा एंडोथर्मिक होता है, बट ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक, यानी इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बट उसके बाद ये एक्सोथर्मिक होता है। तो चाहे, देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ सिंपल सी लाइन को, चाहे न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों ही केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी एनर्जी रिलीज होती है, यानी मास डिसअपियर होता है, यानी मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट से कम होता है। मास डिफेक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी रिलीज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और रिएक्शन की एनर्जी क्यू निकालने का तरीका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे भी सेम है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल, ई जो होता है रिएक्शन की, जो डेल्टा ई निकलता है या ई निकलता है, वो क्या होता है, ई ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस ई ऑफ रिएक्टेंट। तो सिंपल है, ई ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस ई ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? फिजन फ्यूजन, फिर से रिपीट करूं, क्लियर है? फिजन हो या फ्यूजन हो, दोनों एक्सोथर्मिक हैं, दोनों में ही मास डिसअपियर होता है, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कितनी रिलीज होती है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम हमेशा क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मास डिसअपियर किया। और क्यू निकालना है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आई होप अब ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन के हम लोग डिटेल में जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के डिटेल में जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ प्रोसेस इन विच टू और मोर, कई बार दो से ज्यादा भी होते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई, बहुत लाइट होने चाहिए, कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस along with simultaneous release of large amount of energy। यहीं पे स्टेट कर दिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई, हल्के न्यूक्लियाई कंबाइन करें एक हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए, along with simultaneous release of large amount of energy। ये क्या बता रहा है बेटा, रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। और बेटा हीट कहाँ से आएगी, है ना, एक्सोथर्मिक एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी, मास ही तो चेंज होगा एनर्जी में, या मास ही अपीयर होगा एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी मास डिफेक्ट होगा, मास डिसअपियर करेगा, रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम, चाहे फिजन चाहे फ्यूजन। अच्छा, अगर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लें, न्यूक्लियर फ्यूजन का, फिजन का एग्जाम्पल देखा है हमने, कौन सा, यूरेनियम 235 का। उस पर क्या करते थे, एक न्यूट्रॉन मारते थे, थर्मल न्यूट्रॉन 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, वो यूरेनियम 236 बन जाता था। फिर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता था। और दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई कौन से होंगे ये कहना 100% श्योर नहीं है, बस ये पता है कि मास नंबर बराबर होंगे, है ना, मतलब दोनों तरफ के टोटल मास नंबर और टोटल एटॉमिक नंबर, 3 न्यूट्रॉन वगैरह भी निकलते थे। अच्छा, यहाँ पे आते हैं बच्चों, तो एक बड़ा ही बेसिक रिएक्शन है जो आपको आना चाहिए कि हमने लिया, अच्छा बात करें न्यूक्लियाई, तो एक छोटा न्यूक्लियाई प्लस एक और छोटा न्यूक्लियाई, बेटा दोनों कंबाइन करके बना लेंगे एक बड़ा न्यूक्लियस, दोनों कंबाइन करके क्या बना लिए, एक बड़ा न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये इतना आसान है नहीं जैसा लिख दिया गया, अभी बताएंगे क्या डिफिकल्टी है इसके अंदर। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, H11 प्लस H11 गिव्स H12। ये क्या बन गया, ड्यूट्रॉन बन गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन से क्या बना, ड्यूट्रॉन बन गया, दो प्रोटॉन मिले क्या बना दिए, ड्यूट्रॉन बना दिए। ये क्या है, प्रोटॉन है, आइसोटोप है ना, प्रोटॉन, ये भी क्या है, प्रोटॉन, और दो प्रोटॉन मिलके क्या बना दिए, एक ड्यूट्रॉन बना दिए। कुछ कमी लग रही है, चलो अभी कमी को भी पूरा करते हैं। बेटा इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना ये, प्रोटॉन है ना, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही तो है, प्रोटॉन। बेटा इसके अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है बस, और क्या है, प्रोटियम कह लो इसको, प्रोटॉन कह लो, है ना, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, है ना। तो इसके अंदर तो बेटा सिर्फ एक प्रोटॉन है, और ये भी क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, प्रोटियम कह लो या प्रोटॉन कह लो, है ना। अब बेटा ये एक प्रोटॉन, और यहाँ क्या है,
अरे सर ये क्या हुआ, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ये जादू कैसे हुआ बताओ? कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है अंदर अंदर? ये क्या चीज है बेटा, एक प्रोटॉन है, ये क्या चीज है, एक प्रोटॉन है, और ये क्या है, एक प्रोटॉन और 2 - 1 एक न्यूट्रॉन है। तो ये न्यूट्रॉन कहां से आया, न्यूट्रॉन कहां से आया, कहां से आया, सोचो सोचो सोचो, पढ़ रखा है अपन ने, सोचो 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 कहां से आया। यानी इसमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, प्रोटॉन सुना सुना लग रहा है कुछ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होना, बीटा माइनस इमिशन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना, बीटा प्लस इमिशन। तो यहां पे बेटा और क्या निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, और जब भी पॉजिट्रॉन निकलता है साथ में क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये रिएक्शन है पूरा, और साथ में यहां पे एनर्जी निकलती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी निकली। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा एक प्रोटॉन, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, है ना, एक प्रोटॉन आपस में आके चिपक गए, पर दो प्रोटॉन नहीं बना, अंदर कुछ और भी खेल हुआ कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, देखो दो प्रोसेस पढ़े थे हम लोग ने, एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस। बीटा माइनस में क्या होता था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता था और इलेक्ट्रॉन निकलता था, और बीटा प्लस में क्या होता था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता था और पॉजिट्रॉन निकलता था, और पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन का सैंपल रिएक्शन है, एग्जाम्पल था बस ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं, क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ चिपकना नहीं चाहिएगा। क्यों नहीं चाहिएगा सर? चिपकना चाहेगा, प्रोटॉन तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सर, न्यूक्लियर फोर्सेस, आप ही ने तो बताया था। पर बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर लगती है, न्यूक्लियर डिस्टेंस पे लगती है। अभी तो ये एक हाइड्रोजन के एटम के अंदर होगा, ये दूसरे हाइड्रोजन के एटम के अंदर होगा, है सर। ये प्रोटॉन आपस में चिपक के क्यों रहेंगे सर? न्यूक्लियर फोर्स होती है, प्रोटॉन को जोड़ती है। पर बेटा अभी तो ये हाइड्रोजन के एटम में है और ये दूसरे हाइड्रोजन के एटम में, यानी अभी तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। न्यूक्लियर फोर्स लगती है न्यूक्लियर डिस्टेंस पे, अभी ये न्यूक्लियर डिस्टेंस पे थोड़ी ना होंगे। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर है, दूसरा अपने हाइड्रोजन एटम के अंदर है, तो ये तो दो न्यूक्लियस एक दूसरे को अभी रिपेल करेंगे, तो दो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियॉन्स थोड़ी ना। बात समझ में आ रही है? ये प्रोटॉन एक हाइड्रोजन एटम के अंदर, दूसरा प्रोटॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के अंदर, अभी तो एक दूसरे को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन दे रहे होंगे, अभी तो इसको दबा के किसी तरह पास लाना होगा। कितना पास? बहुत पास, इतना पास, इतना पास, इतना पास कि वो न्यूक्लियर डिस्टेंस पे आ जाए, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर पे आ जाए, तब वो अट्रैक्ट करके यूं चिपक जाएंगे और अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे कुछ डिफिकल्टी है जो मैं लिख के लाया हूं। डिफिकल्टी है, द टर्म फ्यूजिंग मीन्स टू कंबाइन और टू ब्लेंड बाई मेल्टिंग टूगेदर। तरीका क्या है? फ्यूजन का मतलब क्या है ना? फ्यूजिंग का मतलब ही क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजिंग? फ्यूजिंग कहीं ना कहीं हीट से संबंधित है, कहीं ना कहीं हीट से संबंधित है। क्या मीन्स? टू कंबाइन और टू ब्लेंड बाई मेल्टिंग टूगेदर। दो न्यूक्लियाई को आपको उबालना पड़ेगा, साथ में मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करने का मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन की कवरिंग है एटम में वो उतर जाए पूरी और न्यूक्लियाई आपस में चिपक पाए। देखो प्रॉब्लम बताइए है, टू न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉट टू न्यूक्लियॉन्स, टू न्यूक्लियाई, दो अलग अलग न्यूक्लियाई हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल किए? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और जितना पास लाओगे उतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितना पास लाओगे 1/4 प्रेशर Q1 Q2/r², उतना तेज रिपेल करेंगे। हाँ, अगर इतना पास ले आओ कि वो न्यूक्लियर डिस्टेंस पे आ जाए, तब एक दूसरे को पकड़ लेंगे, पर वहां तक ये आएंगे ही नहीं नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल कंडीशन में टू न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये थ्योरी ध्यान से सुनना, इस पे सवाल आ रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियर फ्यूजन कराना आसान बात नहीं है। दो न्यूक्लियाई तुमने कहा आप चिपक गए, चिपक के बड़ा न्यूक्लियस बन गए क्योंकि स्टेबिलिटी मिल गई, हाँ सब सही है, पर दो न्यूक्लियाई को चिपकाना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि वो अलग अलग एटम के अंदर है, आपस में रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने क्या कहा, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन टू ब्रिंग टू न्यूक्लियाई क्लोज इनफ। बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, इनको दबा के इन पे भाई फोर्स लगाओगे, डिस्प्लेस करोगे, वर्क ही तो करोगे। इसको दबाया इधर से, इसको दबाया इधर से, फोर्स लगा के डिस्प्लेस करते 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 कहाँ लाना है, चिपकाना नहीं है, बस इतने पास ले आओ कि न्यूक्लियर डिस्टेंस पे आ जाए, फिर तो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन टू ब्रिंग टू न्यूक्लियाई क्लोज इनफ। कितना क्लोज, न्यूक्लियर डिस्टेंस पे 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -14 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर, एक रेंज लिखी है यहां पे। सच दैट, इतना पास ले आओ, सच दैट न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग बिटवीन देम, है ना। तो ये बोल रहे हैं कहां लाना पड़ेगा, 10 की पावर -12, 10 की पावर -14, इस रेंज में लाओ इनको। कितने पास हो, 10 की पावर -12, बहुत पास लाना पड़ेगा। अभी तो ये रिपेल कर रहे हैं, तो अभी इसके ऊपर फोर्स लगा के वर्क करके पास लाना होगा न्यूक्लियर डिस्टेंस तक, उसके बाद ये चिपक जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी दोनों न्यूक्लियाई में, और इनको हमने क्या किया, ऐसे दबाते हुए पास लेके आए लेके आए लेके आए, फाइनली क्या लगने लगी, न्यूक्लियर फोर्स। एंड न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग बच्चा, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो, द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना, बताया था मैंने, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होती है, जितनी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में उतनी ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में उतनी ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, एंड अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स is attractive in nature and approximately 100 times greater than electrostatic force। तो अगर एक बार न्यूक्लियर डिस्टेंस पे ले आओ तो फिर रिपल्शन से हमें टेंशन नहीं है, फिर न्यूक्लियर फोर्स दोनों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करके चिपका लेगी। दिस कैन बी डन बाई हीटिंग द न्यूक्लियाई एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई जाना पड़ता है बच्चों, 10 की पावर 9 केल्विन तक, तब जाके क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियाई पास आ पाते हैं। दिस कैन बी डन बाई हीटिंग, देखो पूरी कहानी क्या है, हीटिंग पे है, फ्यूजिंग, मेल्टिंग टुगेदर, मेल्ट करेंगे साथ में। दिस कैन बी डन बाई हीटिंग द न्यूक्लियाई एट वेरी हाई टेम्परेचर सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी रीचेस 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी दो, काइनेटिक एनर्जी देने से क्या होगा सर, हीट देने से क्या होगा सर, देखो जब इतनी हीट दोगे, इतनी काइनेटिक एनर्जी दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बेटा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर आप इनको हीट करके एनर्जी दोगे तो उस हीट एनर्जी से इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ते ही क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इनकी स्पीड बढ़ेगी, इनका रैंडम मोशन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ते हुए पास आ जाएंगे, और जैसे ही पास आए न्यूक्लियर फोर्स इनको चिपका ले जाएगी, और न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तब काट देगी। बट कंडीशन क्या है न्यूक्लियर फोर्स की, कि पहले पास तो आओ इतने, और इतना पास लाना टफ है, इतना पास हम किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं ला सकते कि एक न्यूक्लियाई को चिमटी से पकड़ा, दूसरे को चिमटी से पकड़ा, ले जाके इसे मिला दिया। नहीं, हम क्या करेंगे, इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ले गए। कितना हाई टेम्परेचर है, 10 की पावर 9 केल्विन तक हम गए। ये टेम्परेचर कहां मिलेगा, सन पे भी नहीं मिलता, सन पे 10 की पावर 7, पर सन पे फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन 10 की पावर 7 पे स्टार्ट हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 9 केल्विन तक हमको जाना होता है। जब इतना हीट कर दो, इतनी हीट एनर्जी दे दो कि कितनी, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट साहब, जब इतनी एनर्जी इसको दे दोगे तो इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये बतलाए होंगे। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो इतना हीट करोगे, उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, इनकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो जुम 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 करते हुए कभी पास भी आ जाएंगे। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को तोड़ने के लिए इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। सो टू ब्रिंग वन न्यूक्लियस सो क्लोज टू अदर न्यूक्लियस दैट न्यूक्लियर इंटरेक्शन बिगिन, बस इतना ही पास लाना है,
चिपकाना नहीं है साहब, आपको बस पास लाना है। सो टू ब्रिंग वन न्यूक्लियस सो क्लोज टू अदर न्यूक्लियस दैट न्यूक्लियर इंटरैक्शंस बिगिन, न्यूक्लियर इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाए। Large amount of work has to be done against the repulsive electrostatic force, बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा against the repulsive electrostatic force, है ना। To bring two hydrogen nuclei this close, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई की बात करें, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था प्रोटियम का, ये इनको अगर इतना क्लोज लेके आना है तो आपको क्या करना होगा, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ वर्क कह लो या उसी को एनर्जी कह लो, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। On giving 400 kilo electron volt energy, the nuclei will vibrate at such high kinetic energy that they can overcome electrostatic repulsion। इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी दोगे आप, इतना ज्यादा इसको हीट करोगे, इससे इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। On giving 400 kilo electron volt energy, the nuclei will vibrate at such high kinetic energy that they can overcome electrostatic repulsion। क्लियर है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है अपन ने, 3/2 R इंटू टी, है ना। 3/2 KT लिख दें अगर मॉलिक्यूल की बात करें, ये तो 1 मोल की बात हो गई। 3/2 K इंटू टी, के याद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है बेटा, एक मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूल की। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो पूरी कहानी समझाई है, हाइड्रोजन की बात की है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 3/2 KT, और K क्या बताया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वही कहानी बताई है मैंने। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। For 400 kilo electron volt kinetic energy, temperature must be around 3 into 10 to the power 9 Kelvin। बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए बच्चों, ऐसा टेम्परेचर अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थ पे नहीं होता नॉर्मली, एक्सेप्ट इन वन केस, दैट इज हाइड्रोजन बॉम्ब, है ना, विच इज नॉट अ गुड इनिशिएटिव। हाइड्रोजन बॉम्ब इसी के नाम पे तो है, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब यहीं से तो बना है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीजेस मच मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फिशन, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा। अगर हम 1 ग्राम का न्यूक्लियर फिजन करें और 1 ग्राम का न्यूक्लियर फ्यूजन करें तो भाई साहब फ्यूजन में बहुत एनर्जी मिलती है, ठीक है। बट इसको कराना इतना आसान नहीं है क्योंकि इतना टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए फ्यूजन रिएक्टर्स नहीं है, क्या है, फिजन रिएक्टर्स हैं। जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो फिजन से, क्योंकि फिजन की एनर्जी हम संभाल पाते हैं और फिजन को हम इनिशिएट कर पाते हैं। फ्यूजन को हम इनिशिएट इतना टेम्परेचर कहाँ से लाएंगे, वी कैन नॉट इनिशिएट दिस रिएक्शन एंड वी कैन नॉट कंट्रोल एट ऑल। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है उसको हम संभाल भी नहीं पाएंगे, एक्सोथर्मिक है, एक बार चालू हुआ तो न्यूक्लियाई धड़ाधड़ फ्यूज करेंगे। भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक बार किसी तरह से मान लो ये टेम्परेचर तुमने बना के दे दिया, टेम्परेचर बना के दे दिया कि भाई शुरू करो कहानी, राम कथा स्टार्ट करो, माचिस लगा देते हैं। आपने माचिस लगाई, अंदर तो पेट्रोल है ना, बस माचिस ही तो मांग रहा था, आपने माचिस लगाई, अब तो वो जलेगा लगातार, एक्सोथर्मिक। और भैया फ्यूल तो बहुत सारा, एक के बाद एक न्यूक्लियाई फ्यूज होगा, तो आप संभाल भी नहीं पाओगे इस लेवल की एनर्जी, है ना। तो फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन वेरी हाई टेम्परेचर 3 into 10 to the power 9 Kelvin is required। नीचे लिखा है दो फ्यूजन begins at around 10 की पावर 7 Kelvin, जबकि फ्यूजन 10 की पावर 7 Kelvin पे शुरू हो जाता है। ऐसा होता है ना बच्चों की, जब मॉलिक्यूल्स की एवरेज टेम्परेचर 10 की पावर 9 होगा तो कुछ मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 10 की पावर 7 भी होगा। बात समझो, सॉरी, जब मॉलिक्यूल्स का एवरेज टेम्परेचर 10 की पावर 7 होगा, आपको याद है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे अगर हम ले लें काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लेते थे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, याद है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे अगर हम ले लें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ ले लें काइनेटिक एनर्जी, तो आपको याद है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनता था, कुछ यूं बनता था ऐसे,
याद है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वी आर एम एस, वी मोस्ट प्रोबेबल, वी एवरेज। तो बेटा अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये है, तो क्या मोस्ट प्रोबेबल दिख रही है आपको, मान लो यहाँ पे है, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये है, दिस इज द एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये है, ठीक है। मान लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 10⁷ केल्विन के करस्पॉन्डिंग है, टेम्परेचर कम है, जो एवरेज टेम्परेचर है किसी सैंपल का। ये बात समझो कि फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए 10⁹ केल्विन की रिक्वायरमेंट है। और फ्यूजन कहाँ होता है सबको पता है, सन पे होता है, पर सन के कोर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10⁷ है। तो ये सवाल ऐसे पूछा नहीं गया, ना ही पूछने के भी चांसेस हैं कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। ये भी एक सवाल बनता है थ्योरी के अंदर कि भैया सन की कोर का टेम्परेचर 10⁷, फ्यूजन को चाहिए 10⁹, तो फ्यूजन कैसे हो गया, सन में तो होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्ड करेगी 10⁷ केल्विन को, उस समय देखो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्ड करेगी 10⁹ केल्विन को। भाई जब हम एक सैंपल लेते हैं मॉलिक्यूल्स का और बोलते हैं इसका एवरेज टेम्परेचर 10⁷ है, तो बेटा उसमें किसी किसी न्यूक्लियाई का टेम्परेचर 10⁵ होगा, किसी का 10⁹ होगा, किसी का 10�11 होगा, किसी का 10⁴ होगा। हम तो एवरेज बताते हैं। मान लो मेरे पास 1000 न्यूक्लियाई, 100 न्यूक्लियाई है, मैंने कहा इन 100 न्यूक्लियाई का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10⁷ है। कितना है, 10⁷। मेरे पास 100 न्यूक्लियाई हैं, 100 हाइड्रोजन के एटम्स मान लो, 100 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इनका एवरेज टेम्परेचर 10⁷। तो 100 में से 60 का तो 10⁷ है, पर इसमें से 5 का तो 10⁹ भी होगा ना। ये तो एवरेज टेम्परेचर है सैंपल का, कुछ का टेम्परेचर तो 10⁹ में भी चला जाएगा। तो जब एवरेज टेम्परेचर सन का 10⁷ है, तो कहीं कहीं कुछ कुछ न्यूक्लियाई जो सन के अंदर उनका टेम्परेचर 10⁹ होगा, किसी का 10�11 भी होगा। अब जिनका 10⁹ है वो फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे, और जो फ्यूजन स्टार्ट हुआ आग लग चुकी है ना। बहुत कम मॉलिक्यूल्स चाहिए जिनका टेम्परेचर इस रेंज में हो, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर किस रेंज में है, 10⁷, 10⁴, 10⁵, 10⁸ यहां पे है। बट कुछ थोड़े बहुत न्यूक्लियाइज का भी अगर 10⁹ है सैंपल के अंदर, तो अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो अगर मान लो उसमें से 5 न्यूक्लियाई भी ऐसे या 2 न्यूक्लियाई भी ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर 10⁹, तो वो तो फ्यूजन करेंगे, और जैसे ही फ्यूजन करेंगे ढेर सारी एनर्जी निकालेंगे, उस एनर्जी से पूरे सैंपल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दो फ्यूजन बिगिंस अराउंड 10⁷ केल्विन इन सन। क्लियर? अच्छा, at such high temperature 10⁹ Kelvin, matter goes from solid state to liquid state to gaseous state and to plasma state। ये इतना हाई टेम्परेचर है कि इसमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से, ये बहुत हाई टेम्परेचर। जनरली हम पढ़ते हैं कि सॉलिड को हीट करो तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करो तो गैस बन जाएगा, यही पढ़ते हैं ना। कि चीज़ को मेल्ट करो, आइस को मेल्ट करो वाटर, वाटर को बॉयल करो स्टीम। बट ये बहुत आगे की कहानी चल रही है, ये प्लाज्मा स्टेट पे चले गए हैं। प्लाज्मा स्टेट पे क्या होता है, ये देखो ये है प्लाज्मा स्टेट पे क्या होता है, एटम इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। कहने का मतलब, मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ये जो आपको दिख रहा है कि ऑर्बिट है या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये कहीं बचता ही नहीं है, इंडिविजुअलिटी नहीं बचती। आप इतने हाई टेम्परेचर पे जाते हो कि प्लाज्मा स्टेट पे पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे से ऊपर आके यूं रिवॉल्व करने लगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था, ये पूरे सिस्टम पे रिवॉल्व कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ भी आ सकता है या इसमें रिवॉल्व भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन टू सिचुएशन। तो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में जब हम लोग पहुंचते हैं बच्चों, तब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन कितना आसान था ना, न्यूट्रॉन को मार दिया और खेल के लिए। ये बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, क्यों चाहिए, टू ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, इन प्लाज्मा स्टेट मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू एटम्स, मॉलिक्यूल्स एटम्स में टूटते हैं, देन
एटम इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, है ना। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। क्या होता है कि सारे न्यूक्लियस एक साथ और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया। नेक्स्ट, वंस न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट इट इज सेल्फ सफिशिएंट आफ्टर दैट, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटा फ्यूजन भी एक्सोथर्मिक है, फिजन भी एक्सोथर्मिक है। फ्यूजन भी एक्सोथर्मिक है, फिजन भी, दोनों में ही मास डिसअपियर होता है, एनर्जी रिलीज होती है। The heat release is so large that it can carry on the fusion of remaining nuclei and no external heating is further required। ये भी समझ में आता है, जो मैंने बताया पेट्रोल है, एक बार माचिस जला के लगा दो फिर खेल चलता रहेगा, तमाशा देखो फिर, है ना। So the heat released is so large that it can carry on the fusion of remaining nuclei and no external heating is required। अब बात है why nuclear fusion is exothermic, तो ये तो बात हो चुकी है, फिर से बताएं क्या क्यों एक्सोथर्मिक है। क्योंकि भैया मास डिसअपियर होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रहा होता है, स्टेबिलिटी मिल रही है, तो एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर, वही चीज है पूरी कहानी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मास नंबर ए। यहाँ पे हमको दिखा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन होता हुआ कि यहाँ हमारे पास हमने 2 ड्यूट्रॉन ले लिए। ड्यूट्रॉन से हम क्या बना रहे हैं बेटा, हीलियम बना रहे हैं, ये भी फ्यूजन है। 2 छोटे छोटे हमने ड्यूट्रॉन ले लिए, 2 ड्यूट्रॉन मिलके क्या बना दिए, हीलियम बना दिए। तो आप देखो क्या हुआ बेटा, आप ध्यान से देखो क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। 2 ड्यूट्रॉन मिलके हीलियम बने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ी, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये पूरी एक साइकिल है, इसको स्टेलर साइकिल बोलते हैं। ये स्टार की लाइफ साइकिल, इसके ऊपर यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी किया है, पूरा लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। तो फ्यूजन का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि रुक जाता है, जब तक अल्टीमेट स्टेबिलिटी नहीं मिलती तब तक फ्यूजन नहीं रुकता। पहले 2 प्रोटॉन प्रोटॉन मिलके हीलियम बनाएंगे, फिर पहले प्रोटॉन प्रोटॉन मिलके ड्यूट्रॉन बनाएंगे, सॉरी, है ना, H11 जो रिएक्शन लिखा था स्टार्टिंग में, प्रोटॉन प्रोटॉन मिलके ड्यूट्रॉन, फिर ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन मिलके हीलियम, फिर हीलियम हीलियम मिलके लिथियम, फिर लिथियम लिथियम मिलके बेरिलियम, बेरिलियम बेरिलियम मिलके कार्बन, कार्बन कार्बन मिलके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक एक्सोथर्मिक है, जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी आयरन तक ये कहानी जाएगी। अब ये अलग अलग किस्सों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना, कि कहाँ पे कितनी हीट अवेलेबल है, क्या शेप ऑफ स्टार है, क्या उसकी साइज है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। स्टार्स में ही होता है ये सब यार, है ना। तो इसको स्टेलर साइकिल बोलते हैं, है ना। तो ये पूरा एक कहानी है, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन से ड्यूट्रॉन मिला और कहानी खत्म, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन, यहाँ तो प्रोटॉन, ये तो ड्यूट्रॉन से स्टार्ट किया, प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब H11 से ड्यूट्रॉन बना, कहानी खत्म नहीं। फिर ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन मिलके हीलियम बनाएगा, फिर हीलियम हीलियम मिलके लिथियम, फिर लिथियम लिथियम मिलके बेरिलियम, मतलब लगातार आप सीरीज में ऊपर जाते जाओगे। क्यों? क्योंकि ऊपर स्टेबिलिटी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रहा है और इसीलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है हमने, ये एक न्यूक्लियाई लिया, ये दूसरा न्यूक्लियाई लिया, दोनों को मिलाकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना और साथ में क्या निकल गई, हीट निकल गई। अब सवाल आता है हीट क्यों निकली, तो रीजन दिया है बिकॉज मास डिसअपियर्स, ये कहानी लिखी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीजेस ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई अंटिल आयरन, यहीं तक बढ़ेगी। इसके बाद 2 न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियाई नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी घट रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घट रहा है, तो अब ये एक्सोथर्मिक नहीं। तो यहां तक रिएक्शंस होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे अंटिल आयरन बन जाए, तब जाके फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाई बनना। यही तो अचीवमेंट है कि सबसे स्टेबल बन जाए हम। तो लगातार एनर्जी रिलीज होती रहती है, लगातार मास डिसअपियर होता रहता है और मोर स्टेबल न्यूक्लियाई बनता रहता है। Since binding energy per nucleon is increasing, some mass disappears, mass defect, some energy is released। तो ये सब कहानी तो हमारी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन अर्थ एंड स्टार। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में न्यूक्लियर फ्यूजन एक ही जगह अभी तक देखा गया है, ऑन अर्थ एंड स्टार्स। तो बेसिकली तो स्टार्स में होता है। अर्थ में कहाँ देखा गया है, हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर, है ना। तो हाइड्रोजन बॉम्ब तो बन चुके हैं, लगभग सभी देश के पास है हाइड्रोजन बॉम्ब, भारत के पास भी है हाइड्रोजन बॉम्ब। इसको न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, तभी कहते नहीं है कि ये देश न्यूक्लियर पावर है इसके पास। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास इवन न्यूक्लियर पावर है, जैसा वो क्लेम करते हैं।
तो न्यूक्लियर पावर है ये देश। न्यूक्लियर पावर होने का मतलब एटम बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर बम होना, हाइड्रोजन बम हो तब न्यूक्लियर पावर है आपके पास। तो एटम बॉम्ब के बाद जो बड़ी डिस्कवरी हुई या डिस्ट्रक्टिव डिस्कवरी है वो हाइड्रोजन बम की, क्योंकि मैंने बताया ना न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है कंपेयर टू न्यूक्लियर फिशन, पर यूनिट मास अगर कंपेयर करें, पर न्यूक्लियाई नहीं, पर यूनिट मास अगर कंपेयर करें। दो न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्सोथर्मिक एंड सेल्फ सफिशिएंट बट इट नीड्स अबाउट 10 की पावर 9 केल्विन टेम्परेचर टू स्टार्ट। हाँ, भले ही न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सोथर्मिक है, भले ही वो सेल्फ सफिशिएंट है, अपने दम पे चलता है, बस माचिस लगाने की देर है, पर माचिस बड़ी महंगी है उसकी यार। ऐसे सस्ती माचिस नहीं है कि 1 रुपये खरीद लाएंगे। वो पुष्पा की माचिस जो होती है बड़ी महंगी माचिस है, वो रंग बिरंगी वाली माचिस का डिब्बा जो आता है वैसा माचिस का डिब्बा है ना। तो बात समझ रहे हो। तो भले ही वो सेल्फ सफिशिएंट है, भले ही एक्सोथर्मिक है, बट उसको स्टार्ट करना बड़ी मेहनत की काम है। 10 की पावर 9 केल्विन का टेम्परेचर। सच हाई टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल टू अचीव ऑन अर्थ। अर्थ पे इतना हाई टेम्परेचर पाना पॉसिबल नहीं, ऐसा कोई हीटर नहीं है जिससे आप ये टेम्परेचर ले आओ। एक्सेप्ट वन वे, एक तरीका है। वो तरीका क्या है? सच हाई टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाई अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करा दो। एक यूरेनियम में न्यूट्रॉन मारो, वहां से 3 न्यूट्रॉन निकला, उससे 3 यूरेनियम और फिजन हो, फिर उनसे 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, उससे 9 यूरेनियम फिजन हो, उससे 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, उससे 27 यूरेनियम फिजन, उससे 81 न्यूट्रॉन। समझ रहे हो? एक न्यूट्रॉन मारा यूरेनियम में, 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 फिजन हुए यूरेनियम, इनसे 3 न्यूट्रॉन और निकले 9, तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। और हर फिजन में कितनी एनर्जी आती थी यूरेनियम से? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से बन सकती है इतनी एनर्जी। यानी आप अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन करो, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कर दो, तो भैया टेम्परेचर बन जाएगा 10 की पावर 9 केल्विन। कहने का मतलब आप एटम बॉम्ब फोड़ दो। अगर आप एटम बॉम्ब फोड़ दोगे अर्थ के ऊपर, तब आपको टेम्परेचर मिलेगा 10 की पावर 9 केल्विन, और तब हाइड्रोजन बम भी फट जाएगा। यानी टू इग्नाइट अ हाइड्रोजन बॉम्ब यू नीड अ एटम बॉम्ब, है ना। तब आपको टेम्परेचर मिल जाएगा कितना? 10 की पावर 7 केल्विन। और 10 की पावर 7 केल्विन पे हमने बताया कि खेल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे कि एवरेज टेम्परेचर 10 की पावर 7 है, तो कुछ का टेम्परेचर 10 की पावर 9। दिस विल क्रिएट हाइड्रोजन बॉम्ब। सो टू स्टार्ट अ हाइड्रोजन बॉम्ब यू नीड अ एटम बॉम्ब। और कोई तरीका नहीं है अर्थ पे न्यूक्लियर फ्यूजन कराने का, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए 10 की पावर 9 केल्विन, जो सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकता है, एक्सेप्ट वन वे, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, यानी कि एटम बॉम्ब। सो टू ट्रिगर अ हाइड्रोजन बॉम्ब वी नीड एन एटम बॉम्ब। डबल धमाका, कितनी खराब चीज है ना। सो टू ट्रिगर अ हाइड्रोजन बॉम्ब वी नीड एन एटम बॉम्ब। सवाल आ गया 2011 क्या है? फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज एटम्स गेट आयनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। सही लग रहा है। मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर, ये भी सही लग रहा है। न्यूक्लियाई ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर, नहीं न्यूक्लियाई नहीं तोड़ना है, वाई न्यूक्लियाई ब्रेक, ये तो सही लग रहा है मुझको, ये भी सही लग रहा है ना। फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज एटम गेट्स आयनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर, न्यूक्लियाई थोड़ी ना ब्रेक करना है। काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई, ये सबसे बेस्ट है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इट कैन ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ये बात सबसे सही लगी। 10 की पावर 9 केल्विन पे जाके 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी, जो कि इतनी होती है कि दो न्यूक्लियाई को पास ला सके, ओवरकमिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ओवरकम रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई। अब हम लोग आ गए फ्यूजन रिएक्शन इन सन पे आ गए हम लोग। तो सन पे क्या होता है बेटा? सन का जो बेसिक रिएक्शन है, सन पे बेसिकली क्या है? हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग टू ड्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग टू ड्यूट्रॉन एंड ड्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग टू हीलियम। अभी हम लोग इसी फेज में हैं। जैसे जैसे सन बुढ़ा होता जाएगा, सन की एज होती जाएगी, इसमें और हैवी न्यूक्लियस सिंथेसाइज होते जाएंगे। अभी सन उस एज पे पहुंचा है कि अभी सारा का सारा हाइड्रोजन खत्म नहीं हुआ है। एक समय आएगा सारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुका होगा, एक लेवल अप स्टेबिलिटी होगी सन की।
फिर हीलियम हीलियम फ्यूज करके लिथियम लिथियम बनने लगेगा। तो ये कहानी होगी। बाकी सन का मास इतना नहीं है कि सन ब्लैक होल बन पाए कभी, तो सन कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। चलो ये कहानी फिर से ही नीट के बाद देखना, यूट्यूब पे वीडियो है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार का। वापस आते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है हमने, फ्यूजन रिएक्शन इन सन। तो सन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन मिलके ड्यूट्रॉन बनाते हैं और ड्यूट्रॉन फाइनली हीलियम। ओवरऑल बात करें बेटा तो हाइड्रोजन से बनता है हीलियम। इसकी जो मेन रिएक्शन है वो मैं आपको याद कराऊंगा। हाइड्रोजन फ्यूजेस टू हीलियम। तो मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, प्रोसेस याद मत करना पर समझ लो। क्यों समझ लो? क्योंकि इसके बीच की कोई रिएक्शन लिखी हो एग्जाम में तो डर ना जाओ देख के कि क्या लिखा है ना। पहले से देखे रहोगे तो थोड़ा चिल फील करोगे। तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले एक प्रोटॉन, ये तो अपना हो चुका, एग्जाम्पल दिया था मैंने, मिलके ड्यूट्रॉन बनाए। क्या हुआ, प्रोटॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हुआ तो पॉजिट्रॉन निकला, न्यूट्रिनो निकला, एनर्जी निकली 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बेटा ये जो पॉजिट्रॉन निकला है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और उसके साथ क्या करता है, एनिहिलेशन, मैटर एनिहिलेशन। व्हाट इज मैटर एनिहिलेशन? मास गायब हो जाएगा और एनर्जी सामने आ जाएगी। क्या निकल गया, 2 गामा फोटोन निकल गया। अब इसको भी LOIC में कर सकते हैं हम लोग, ये एक टॉपिक हो गया अपने आप में, मैटर एनिहिलेशन। ये हम लोग कर सकते हैं LOIC के अंदर कि जिस तरह से एनर्जी से मैटर बनता है उसी तरह से मैटर से एनर्जी बनना। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है ना, दोनों क्या थे, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल थे, दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल थे। 2 एंटी पार्टिकल अगर आपस में फ्यूज किए तो वो खत्म हो जाते हैं और एनर्जी बना देते हैं। तो 2 एंटी पार्टिकल मिले, मैटर एनिहिलेट हो गया, एनर्जी बनी। गामा फोटॉन्स क्या होती है, एनर्जी, और वो एनर्जी लिखिए। तो पहले स्टेप में 2 प्रोटॉन्स आपस में कंबाइन किए, ड्यूट्रॉन बनाए, यानी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। फिर बेटा आगे क्या कहानी बनी, आगे ये जो ड्यूट्रॉन बना हुआ है, ये जो ड्यूट्रॉन बना है H21, ये किससे कंबाइन किया, एक और प्रोटॉन से कंबाइन किया। ये जो बना है ड्यूट्रॉन ये एक और प्रोटॉन से कंबाइन किया और मिलके क्या बनाए, हीलियम बनाया। हीलियम का He3 वाला आइसोटोप, ये हीलियम बना। यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है, ड्यूट्रॉन जो वहाँ बना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, किससे कंबाइन किया, एक प्रोटॉन से। तो क्या बन जाएगा, 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। सही है, 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन का यहाँ पे कन्वर्जन अब नहीं है, पहले स्टेप में है प्रोटॉन प्रोटॉन से ड्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। फिर क्या हुआ, ये पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ मैटर एनिहिलेट हो गया, एनर्जी बन गई। फिर क्या हुआ, ये जो ड्यूट्रॉन बना है इसने एक और प्रोटॉन उठाया, सैंपल में बहुत प्रोटॉन है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि सर ये तो खत्म हो गया, सैंपल में बहुत प्रोटॉन है। एक और प्रोटॉन उठाया, अब दोनों कंबाइन करके हीलियम बन गया। इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन, मिलके 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, साथ में गामा फोटोन और एनर्जी। फिर हीलियम का जो He3 वाला न्यूक्लियस है ये कंबाइन किया एक और He3 न्यूक्लियस से, और ये दोनों मिलके क्या बना लिए, He4 बना लिए, बन गया बेटा। यही बनता है ओवरऑल साइकिल। क्या है, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है हीलियम में, साथ में क्या हुआ, 2 प्रोटॉन बाहर निकले और एनर्जी। ये पूरी चीज आपको याद नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू लर्न दिस। ये पूरी आपको अंदर की कहानी याद नहीं करनी है। हाँ, एक बार देखे रहेंगे तो फायदा होगा, एग्जाम में इसके बीच की कोई स्टेप लिखी होगी तो आप डरेंगे नहीं, है ना। ऐसी चीज देखी रखी है तो कम से कम सुकून फील होगा, हाँ अच्छा ठीक है ये होता है। एक बार देख लेने का फायदा। एक बार फिर से जल्दी से, प्रोटॉन प्रोटॉन से क्या बना, ड्यूट्रॉन बना, साथ में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो पॉजिट्रॉन निकला और एक न्यूट्रिनो निकला। फिर ये ड्यूट्रॉन एक दूसरे प्रोटॉन से कंबाइन किया, He का 3 वाला आइसोटोप बन गया। फिर He3 आइसोटोप दूसरे He3 आइसोटोप से कंबाइन किया, क्या मिला हमें, He4 मिला और 2 प्रोटॉन्स बाहर निकल गए। अब हम फाइनल रिएक्शन की बात करते हैं, जो मैं चाहूंगा कि आप याद रखें। स्टेप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 1 को 3 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं और तीनों को ऐड कर देंगे। व्हाट यू हैव टू डू, स्टेप 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, स्टेप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस स्टेप 3।
what will you get? You will get this final reaction. फाइनल रिएक्शन क्या है बेटा? 4 प्रोटॉन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स He42 प्लस न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा फोटोन और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ये मैं चाहूंगा आपको याद रहे। एसएल वाइज ऐसे तो कोई ऐसी बहुत बड़ी टेंशन नहीं, यहाँ से भी एग्जैक्ट सवाल नहीं आया है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ ये आपको याद रहे, है ना। क्या होता है? 4 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे बच्चों? He42 क्या निकला? न्यूट्रिनो और 6 गामा लिखो या 1 गामा लिखो, उससे मतलब नहीं, वो तो एनर्जी है। 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 6 लिखना कंपलसरी नहीं है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है इतना? तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड सन। तो सन के अंदर क्या है बेटा? सन के अंदर हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, हाइड्रोजन की जगह हम लोग प्रोटॉन लिख देते हैं, और ये कन्वर्ट होता है हीलियम में, है ना। तो हाइड्रोजन की जगह हम लोग प्रोटॉन लिख सकते हैं। तो ये है सन के इनसाइड का रिएक्शन। प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ हीलियम में। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? 4 प्रोटॉन। ये वाली रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा, इसको मैं लर्न भी लिख सकता हूं। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना है तो आप इसको देख सकते हैं, कुछ नहीं किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और तीसरी स्टेप को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो क्या है? 4 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स He42 प्लस न्यूट्रिनो प्लस गामा प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? बहुत सारी एनर्जी। विच रिलीजेस मोर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल? फिजन और फ्यूजन। आंसर फ्यूजन है। चलो देखते हैं। 1 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम गिव्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। 1 यूरेनियम न्यूक्लियस का मास कितना होगा? 235 AMU से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU से कितनी हो गई? 200/235, 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बात क्लियर हुई। पहले हमने फिजन की बात की, तो फिजन के अंदर हमने देख रखा है कि 1 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम क्या देता है, देख रखा है ना। 1 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 या 236 भी बोल सकते हैं, क्या देता है अपने को? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और इसका मास कितना होगा? 235 AMU। तो 235 AMU से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 AMU से 200/235, 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहानी हुई फिजन की। फिजन में इतनी एनर्जी कहां से मिली है आपको? यूनिट मास से मिली है, 1 AMU से। अब जरा फ्यूजन को देखते हैं बेटा। 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई, जो फाइनल रिएक्शन था उसमें 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई थे। एनर्जी मिली 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम लग रही है। यूरेनियम के 1 न्यूक्लियाई से 200 मिल रही है और हाइड्रोजन के 4 से सिर्फ 26 मिल रही। पर यार हल्का भी तो है, यहां पर यूनिट मास की बात हो रही है। तो 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई का मास 4 AMU, 4 AMU से 26.7, तो 1 AMU से कितना? 26.7/4, 6.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU से यानी यूनिट मास से 6.67। सो न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी पर यूनिट मास इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी पर यूनिट मास। इसकी पर यूनिट मास कितनी आई है न्यूक्लियर फ्यूजन की? 6.7 ले ले करीब करीब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी कितनी आई है फिजन की पर यूनिट मास? 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दे बच्चों, यहां बात किसकी की है? पर यूनिट मास की। 4 न्यूक्लियाई से 26.7 निकल रही थी, 4 न्यूक्लियाई मतलब 4 AMU, तो 1 AMU से इतनी। क्लियर है? तो इसके 1 AMU से ज्यादा एनर्जी निकलती है। सवाल आ गया बच्चों 1992। क्या है सवाल? सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, बताएं बच्चों सोलर एनर्जी क्यों होती है? फ्यूजन रिएक्शन से होती है। रिएक्शन लिख सकते हैं, क्या होता है? 4 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव हीलियम प्लस न्यूट्रिनो प्लस गामा
प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर फ्यूजन प्रोसेस? फ्यूजन के लिए कौन सुटेबल है बताएं? हेवी न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई lying in the middle of the periodic table, middle elements which are lying on the binding energy curve। बताओ मेरे ख्याल से कौन सुटेबल है? लाइट न्यूक्लियाई, सीधा आंसर है। मिडिल एलिमेंट्स विच आर लाइंग ऑन बाइंडिंग, मिडिल एलिमेंट्स कहाँ, वो तो स्टेबल होते हैं। चलो नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, सीधा सीधा। फ्यूजन ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट इन सन, गलत। फिजन ऑफ यूरेनियम, बेटा सन पे फिजन रिएक्शन नहीं होता है, सन पे सिर्फ फ्यूजन होता है, सन पे हैवी एलिमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे। भाई लास्ट स्टेबिलिटी जाते जाते क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। सन पे और कोई हैवी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है ना, गैसेस का कॉम्बिनेशन, तो वहाँ यूरेनियम वगैरह नहीं है, तो फिजन से वहाँ बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ये भी नहीं कि कुछ पार्ट फिजन से आती, पूरा फ्यूजन से चल रहा है। फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, एकदम सही लग रहा है। फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ हैवियर एलिमेंट, प्रोटॉन से ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन से हीलियम, हीलियम से वही है। ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं ये तो सही बात नहीं है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन दी ऑक्सीजन, नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन, ऐसा मत देख के मत आग लगी है। ओवरऑल क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट 2004, इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस द masses of the fusing nuclei be m1 and m2 and the mass of the resultant nucleus be m3, then तो बोल रहे हैं जो फ्यूजिंग न्यूक्लियाई है m1 प्लस m2 और रिजल्टेंट क्या है? m3 है। तो बेटा हमें पता है ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक होता है ना? फ्यूजन रिएक्शन है कि नहीं? फ्यूजन। तो बेटा फ्यूजन हो या फिजन हो, दोनों क्या है? एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक कैसे हो रहा होगा बच्चा? साफ सी बात है, यहां से यहां क्या हो रहा होगा? मास डिसअपियर हो रहा होगा, वही एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा होगा। तो अगर मास डिसअपियर हो रहा है मतलब ये टोटल मास इससे ज़्यादा होगा, है ना। सो m3 मस्ट बी लेस देन m1 प्लस m2। बोलो सही है? यहाँ से यहाँ मास डिसअपियर, तभी तो एक्सोथर्मिक है। सो m3 मस्ट बी लेस देन m1 प्लस m2। प्रोडक्ट का मास कम होगा, चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही पे तो टिक लगाया है ना? हाँ। नेक्स्ट 2013 क्या है? अ सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज्ड टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। द मास डिफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज 0.02866 AMU. The energy liberated per nucleon is given 1U is 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बता रहे हैं 931 है। A certain mass of hydrogen is changed to helium by the process of fusion. The mass defect in fusion reaction is इतना, अपने को mass defect दे दिया है डेल्टा m कितना है? 0.02866 AMU, है ना। U लिखा है मतलब एटॉमिक मास यूनिट AMU। फिर क्या बोला है? द एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियन। अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, कितने न्यूक्लियाई हैं बेटा? पर न्यूक्लियन। द एनर्जी लिबरेटेड, बेटा एनर्जी तो हम तुरंत निकाल देंगे। अगर हमसे कोई कहे तो हम टोटल एनर्जी तो पलक झपकते ही निकाल दें, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। टोटल एनर्जी क्या होगी? डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.5 नहीं लिख रहा है क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि 1 AMU कितना है? 931। और डेल्टा m किस में रखना होगा? AMU में रखना होगा। पर टोटल एनर्जी नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है द एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियन। तो इसका हम रिएक्शन लिखेंगे बच्चों कि हाइड्रोजन किस में चेंज हुआ है? हीलियम में। तो 4H11 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स He4 2 प्लस एंड न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा था, गामा लिख लो, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कहानी थी। खैर इस बार 26.7 नहीं है क्योंकि ये कह रहे हैं सर्टेन मास है। कितना मास है हमको नहीं पता, सर्टेन मास की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक न्यूक्लियाई के लिए था, पता नहीं कितना मास है। हाँ हमें ये पता है कि पर न्यूक्लियन की बात की है। तो बेटा यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई हैं या कितने न्यूक्लियन हैं? एक प्रोटॉन 4 प्रोटॉन, तो कितने न्यूक्लियन हो गए? 4 न्यूक्लियन हो गए। नहीं हुए भैया,
एक हाइड्रोजन के एटम में एक ही न्यूक्लियॉन होता है। हाइड्रोजन के एक एटम में एक ही न्यूक्लियॉन है, कौन? प्रोटॉन। तो कितने न्यूक्लियॉन हो गए? 4 न्यूक्लियॉन हो गए। अब हमसे जो पूछा हम बता सकते हैं, एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियॉन। नाउ वी कैन टेल इट। जो टोटल एनर्जी है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दो। टोटल एनर्जी होगी डेल्टा एम एएमयू में इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 4। और डेल्टा एम किस में रखो? एएमयू में, जो कि गिवन है। वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। 0.02866 0.02866 मल्टीप्लाइड बाई 931 डिवाइडेड बाई 4। देखें कितना अप्रॉक्सीमेशन अलाउड है, ऑप्शन देखें। 2.6, 26.7, 6.6। भैया बढ़िया अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। एक 2.6 है, फिर एक 26 आंसर है, एक 6.6 है, एक 13 है। तो आओ मैं करूंगा अप्रॉक्सीमेशन। 931 को करीब करीब 1000 मान लेंगे, 0.028 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 931 को करीब करीब 1000, 2.286 को 0.28 कर दिया। यहाँ से पॉइंट हटा, 1 2 3, तीनों 0 कैंसिल, 4 7 28। तो करीब करीब 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास वाला आंसर, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास का आंसर 6.675 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक रिएक्शन था जहां पे आपको ये एक क्वेश्चन था जहां आपको इस रिएक्शन की जरूरत, इन सब की भी जरूरत नहीं थी। बस ये पता होना चाहिए कि भाई 4 हाइड्रोजन के एटम से ही एक हीलियम बनता है। 4 हाइड्रोजन के एटम से एक हीलियम बनता है, वरना ये सवाल आप गलत कराते हैं। नेक्स्ट 2006 क्या है? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ हीलियम इज 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28। अब ध्यान देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं है, द बाइंडिंग एनर्जी। If 2 neutrons are fused to form 1 helium, then the energy released is। टोटल एनर्जी रिलीज पूछ रहा है। आपको न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आता हो ना आता हो, आप कर ले जाओगे ये सवाल। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछता तो शायद न्यूट्रॉन का फॉर्मूले से कुछ फर्क पड़ता। टोटल एनर्जी पूछ रहा है, देन द एनर्जी रिलीज्ड इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मुझे न्यूट्रॉन का मान लो फॉर्मूला नहीं आता तो अपने को पता है न्यूट्रॉन क्या है, H12 H12, और इससे क्या बना रहे हैं? हीलियम, He। 2 2 कितना हो गया? 4, और 1 1 2, ये है। पर अगर ये नहीं भी पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस सवाल को। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 2.2। हमसे बाइंडिंग एनर्जी दिया है, पर न्यूक्लियॉन नहीं दिया है। बाइंडिंग एनर्जी इसकी कितनी है? 2.2। किस में दी है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसकी भी कितनी? 2.2। और हीलियम की भी दे दी है, कितनी है? 28। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कितनी एनर्जी रिलीज हुई? तो बेटा एनर्जी रिलीज क्या होती है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देन द एनर्जी रिलीज्ड इज Q इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ तो टोटल एनर्जी दी है, पर न्यूक्लियॉन दिया भी नहीं है। तो ये कितना हो गया? 28 माइनस 2.2 और 2.2 कितना हो गया? 4.4। तो ये हो गया 24 से पीछे 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 23.6, ऑप्शन सी। क्लियर है? ये तो टोटल में खेल गए। नेक्स्ट 2010 क्या है? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। व्हेन 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस द एनर्जी रिलीज। अब देखो यही सब सवाल के लिए तुमको थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं कुछ रिएक्शन दिखा के लाया कि भाई न्यूट्रॉन क्या होता है पता हो, प्रोटॉन आपको पता हो, प्रोटियम पता हो, सब लिख दे दो, डर ना जाओ। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई यार, इतना देखो यहां से तुमको सारी कहानी क्लियर है। व्हेन 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, यहां से रिएक्शन लिख दो। व्हेन 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई, ये हो गई ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई, फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, खुद ही बता दिया उन्होंने रिएक्शन। When 2 deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus, the energy released in the fusion is। अब की बार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताइए, तो इधर कोपचे में लिख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कितनी कितनी है बेटा?
1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूटेरियम की और हीलियम की 7। सो 1.1 सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1.1 और ड्यूटेरियम हीलियम की 7 सब किस में है, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली जाए इस बार, क्योंकि ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे 2 न्यूक्लियन है, 2 इंटू 1.1, ये भी 2 इंटू 1.1, और ये 4 न्यूक्लियन है 4 इंटू 7। बोलो समझ में आ रहा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है, टोटल निकाल रहे हैं। ये कितनी हो गई 2.2, 2.2 पिछली बार गिवन भी थी, याद है पिछले सवाल में 2.2, ये 4 7 जा 28। तो सेम आंसर आएगा। ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है क्या। द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन इज, पिछली बार पर न्यूक्लियन पूछा था क्या, देन द एनर्जी रिलीज इज 23.6, यहाँ भी सेम आंसर आएगा 23.6 है ना, 28। एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। वही सवाल है, थोड़ी सी कहानी चेंज कर दी। पिछली बार टोटल बाइंडिंग एनर्जी दी थी, इस बार पर न्यूक्लियन दे दी रिएक्टेंट्स। पिछली बार टोटल दी थी, इस बार पर न्यूक्लियन दे के पूछ लिया। तो बेटा प्रोडक्ट कितनी है 28 माइनस 2.2, 2.2 4.4 कितना हो गया 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, आगे ये सब कैलकुलेशन करना, बहुत बढ़िया। 2005 नेक्स्ट, इन द रिएक्शन ड्यूट्रॉन प्लस ट्रीटियम, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रीटियम है ना, ये सब समझ लो थोड़ा थोड़ा, कई बार लिखा भी है मैंने, आइसोटोप भी पढ़ा है, सब तो पता होगा। ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, और वो हीलियम बना और न्यूट्रॉन। इफ द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ H12, H13 एंड He42 आर respectively A, B and C, then the energy in mega electron volt released in the reaction। तो बहुत ही हलवा सवाल हो गया बेटा। H1 यही लिख लेते हैं, H12, H13 gives helium 42, और क्या निकल जाएगा बैलेंस करने के लिए, एक न्यूट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की टोटल। इफ द बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी दे दी बेटा, क्या दे रखा है सीधा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। H12 की कितनी है, A है, H31 की कितनी है, B है, और H हीलियम की कितनी है, C है, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन, तो बेटा Q क्या हो जाता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कितना है C माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए यहीं पे एंड हो गई आज का कहानी, और यहीं पे एंड हो गया आपका न्यूक्लियाई का टॉपिक इन डिटेल। अब हम लोग आएंगे और क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, और इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे क्या, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज जो आता है। तो यहीं पे आज के लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।